डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 11 तो आप सबको पता है कि कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है चैप्टर 12, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखिए, क्लास 6 में आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि अलजेब्रा मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल में भी डील करते हैं। और नंबर्स तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 जो होते हैं आपके 1 2 -5 ऐसे करके ये नंबर्स हैं। जबकि एक्स वाई जेड ये सब क्या है? वेरिएबल। नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं और एक्स वाई जेड इनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको पहले से ही पता है। तो अभी हमें जो चैप्टर पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कौन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल साइंस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे मान लीजिए वेरिएबल एक्स है, इसके साथ कोई मैथमेटिकल साइन मान लीजिए प्लस लगा दिया मैंने, और उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा दो जैसे 10, तो जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकल साइन के साथ मिला करके लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। मतलब ये x + 10 क्या कहलाएगा? एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यही है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसमें याद है कि मैंने प्लस का साइन लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम मिला करके लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब उस एक्सप्रेशन कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि टर्म। टर्म क्या होता है? तो जैसे अभी मैंने लिखा था x + 7 लिखा था ना, तो इसमें x जो है ये एक टर्म हो जाएगा, इसे बोलेंगे एक टर्म, फर्स्ट टर्म। और ये जो 7 है ये हो जाएगा आपका दूसरा टर्म, ये सेकेंड टर्म हो सकता है। अब कहेंगे कि ये टर्म कैसा क्या चीज़ होता है? तो याद रखिए, जो टर्म होता है ये प्लस या माइनस साइन से अलग होता है। जैसे यहाँ प्लस लगा है ना, तो प्लस से ये वाला अलग हो गया और ये वाला अलग, तो ये दो टर्म बन गए। अगर मानो प्लस की जगह यहाँ माइनस होता, जैसे x - 7 होता, तो भी ये आपका एक टर्म, ये दूसरा टर्म। लेकिन अगर कहीं x × 7 होता तब क्या ये अलग अलग होते हैं? नहीं, तब ये x × 7 माने 7x, ये एक ही टर्म कहलाता है। क्योंकि जो टर्म होते हैं वो या तो कौन से साइन, या तो प्लस से और या फिर माइनस से ही अलग होते हैं, इनटू से और डिवाइड के साइन से नहीं। मतलब अगर x डिवाइडेड बाई 7 लिखा हो ऐसे x/7, तो ये भी एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा टर्म हमेशा प्लस या माइनस साइन से अलग होते हैं। तो अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपके टर्म क्या होता है। अब उस टर्म में फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर तो यही पुराना वाला जो पढ़ करके आए हैं अभी 6 क्लास में, क्योंकि जैसे कोई नंबर मान लीजिए कितना लिखा है, 12 लिखा, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है और 12 खुद होता है। तो फैक्टर क्या होता है? बेसिकली फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें वो नंबर मिले। जैसे 12 है तो 12 का मिलेगा, 2 इंटू क्या करेंगे जब 6 कर देंगे, हाँ 6 भी है इसका, सॉरी। तो 2 × 6 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। या फिर 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 3 4 है ना, ये क्या कहलाएंगे? ये फैक्टर्स कहलाते हैं। ये तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि 3 4 ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। किसके? 12 के। ऐसे 2 6 भी फैक्टर कहलाएगा, क्या किसका? 12 का ही। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 हमको मिल रहा है। तो जैसे आपने 6th क्लास में देखा था कि नंबर्स को मल्टीप्लाई, नंबर्स के जो फैक्टर होते थे वो क्या क्या होते थे? ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर हमें मिल जाए। जैसे 12 का मैंने बताया ना कि 12 के फैक्टर 3 और 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 3 4 मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिल जा रहा है। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यही होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है कितना, 2xy, क्या लिखा है? 2xy। तो 2xy कब मिलेगा? जब हम 2 और x और y का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 2x और y ये तीनों क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर। ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मिल रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये आपके फैक्टर्स भी होंगे। ये फैक्टर्स किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जांपल में यहाँ पे सामने कि 4x² - 3xy। इसमें दो टर्म है, एक है 4x² और दूसरा क्या है? 3xy। क्योंकि ये प्लस या माइनस से अलग हो रहा है ना, देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये 4x² ये एक टर्म और 3xy ये एक टर्म, बीच में माइनस है ना, तो ये दो टर्म हो गए आपके। अब अलग अलग टर्म के अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो देखिए 4x² जो है वो किसका प्रोडक्ट है? 4x और x का। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 4x एंड x आर द फैक्टर, क्योंकि 4x² जो है ये कैसे 4 इंटू एक्स और इंटू एक्स करेंगे तभी तो मिलेगा ये 4x²। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? फैक्टर कहलाएगा 4x²। किसका?
4x और x ये जो है 4x² के फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे 3xy में -3xy है क्योंकि, तो यहाँ -3 और कॉमा x और कॉमा y ये फैक्टर हो जाएंगे -3xy के। ठीक, चलिए तो फैक्टर भी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब आगे चलते हैं। तब यहाँ पे देखिए वही अलग अलग करके दिखाया है 4x² -3xy को। ठीक है, यहाँ 4x² को देखिए अलग कर दिया, 4x अलग टर्म हो गया, -3xy अलग टर्म हो गया। अब 4x ये फैक्टर हो गया, -3x और y ये फैक्टर हो गया। ऐसे दूसरा एक्सप्रेशन लिया हुआ है यहाँ पे 5xy + 10 का, वो भी दिखाया गया। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप। अगला कोफिशिएंट क्या होता है, तो याद रखिए जैसे कोई नंबर लिखा, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, जैसे हमने क्या लिखा था 4x² -3xy यही एक्सप्रेशन था ना हमारा। तो इसमें दो टर्म है ना, तो देखिए हर अलग अलग टर्म के अपने अलग अलग कोफिशिएंट। जैसे 4x² ये एक टर्म है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। ये जो 4 होता है यही कोफिशिएंट कहलाता है, किसका, इस वेरिएबल वाले पार्ट का। तो ये जो 4 है ये इसे या तो आप सिंपल कोफिशिएंट या फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ऐसे ही आपका -3xy ये एक टर्म है तो इसमें -3 जो है -3 ये कहलाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, किसका, xy इस पूरे का जो बचा हुआ उसका। तो xy का आप जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर सिंपल कोफिशिएंट भी कहोगे तो भी चलेगा। तो xy का कोफिशिएंट -3 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या था, 4 था। ठीक, तो कोफिशिएंट में न्यूमेरिकल वैल्यू लगी वेरिएबल के साथ में वही कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है ना, एक्सप्रेशन दिया है जैसे xy + 4, तो इसमें जिसमें कांस्टेंट नहीं है xy, ठीक है, तो xy का इसमें ये 4 जो है ये तो कांस्टेंट ही है तो इसमें तो कोफिशिएंट होगा नहीं। xy का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना xy में, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ऐसे y² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 5y² है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये y भी है तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे, अगर कुछ है तो। हाँ, लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, तो बड़ा सिंपल है। देखिए लाइक टर्म ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। जैसे मान लीजिए दो टर्म लिखे हुए हैं आपको 2x², फिर कॉमा ऐसे लिखा है 4y², फिर 10x², ऐसे -5z² ऐसे करके। तो यहाँ देखिए इसमें ये 4 अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे हुए, इन चारों में लाइक टर्म की अगर बात की जाए, आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, लाइक टर्म्स, तो आप बताएंगे लाइक टर्म जो है वो हमारा 2x² है एंड 10x² है। अब कैसे, मैंने बोला था ना वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। तो देखिए इसमें वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, यहाँ x का पावर 2 है और इसमें भी x का पावर 2 ही है। ठीक है, तो वेरिएबल और उसका पावर जब सेम रहता है तो वो कौन से टर्म कहलाते हैं, लाइक टर्म कहलाते हैं। तो लाइक टर्म आपके हो गए 2x² और 10x², यही लाइक टर्म है। बाकी ये 5z² -5z² और ये 4y² ये अलग अलग है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं अनलाइक टर्म। इसी का जस्ट उल्टा, अगर वो लाइक नहीं है तो क्या है, अनलाइक। मतलब ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल सेम ना हो या वेरिएबल अगर सेम हो तो उनका पावर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनलाइक टर्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। अब आगे चलते हैं आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल पे। तो मोनोमियल क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप बहुत ही आसान है। इसमें ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे 4xy, इसमें एक ही टर्म है ना, तो ये हो गया मोनोमियल। मोनोमियल ऐसे बाइनोमियल, बाई माने होता है दो, देखो मोनो माने होता है एक, तो एक टर्म हो गया, बाई माने होता है दो, तो दो टर्म। तो मतलब इसी में जैसे मान लो 4x² प्लस या माइनस से कुछ अलग कर दो, जैसे -10 कर दो लो, या 10y, जो भी करना चाहो, तो यहाँ दो टर्म हो गया, तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में ट्राई माने होता है 3, तो यहीं पे एक और जोड़ दो, आगे मान लो देख लो जेड जोड़ दो, ऐसे जेड प्लस ऐसे करके, तो ये देखो 1 2 और 3 टर्म हो गए, तो यही आपका अब ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल देखिए इन्हीं सबको मिला करके पॉलिनोमियल। देखिए मोनोमियल में एक टर्म होता है, मोनोमियल को छोड़ करके बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं। मतलब कि अगर दो टर्म है, जैसे 2 + y लिखा है, या 3 टर्म है 2x + y - z, या 4 टर्म है 4x² - y + z² -
एक्स वाई ऐसे करके 1 2 3 4 4 टर्म हो गए। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये पॉलिनॉमियल कहलाते हैं, क्योंकि पॉली मानी होता है बहु। तो ऐसे मतलब पॉलिनॉमियल एक ऐसे जो एक्सप्रेशन जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो वही आपके क्या बन जाते हैं? पॉलिनॉमियल बन जाते हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि अगर 2 टर्म है तो आप पॉलिनॉमियल भी कह सकते हो और बाइनॉमियल भी कह सकते हो। 3 टर्म है तो आप ट्राइनॉमियल भी कह सकते हो और पॉलिनॉमियल भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे वैसे हम लोग हमेशा पॉलिनॉमियल ही बोलेंगे, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल बहुत कम बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं ये अपने अगले, क्या आप कोई टॉपिक नहीं है? अब अगला एक्सरसाइज आ गया आपका जो कि 12.1 है। तो चलो 12.1 में देख लेते हैं कितना है ये, क्या क्या करना है आपको। काफ़ी क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो उस हिसाब से देख लेते हैं कि कितना आपको बता देता हूँ मैं। ये तो ज़्यादा हो गया, नहीं बहुत नीचे चला गया। ठीक है, ये आपका 12.1 आ गया, स्टार्ट हो गया। देखिए 12.1 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। वही जो मैंने आपको बताया था, वेरिएबल कांस्टेंट और मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उनका इस्तेमाल करना है और आपको एक्सप्रेशन में लिखना है। किसे? ये जो वर्ड्स में लिखे हैं। तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सब्ट्रैक्शन माने सब्ट्रैक्ट करना है, ऑफ माने क्या? जेड। जेड को किस में से? फ्रॉम मतलब से, किस में से? वाई में से। वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस ये क्वेश्चन लिख करके आप लिख लीजिएगा वाई माइनस जेड। वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वाई माइनस जेड हो गया। बस देखा कितना आसान था। ऐसा मान लीजिए कोई और ले लेता हूँ, बता दूँ जैसे आपको सपोज दैट, और कौन सा कोई हाँ चलो यहाँ से एयर्स वाला बताता हूँ। दिखा है सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर ए एंड बी मतलब ए और बी का सम जो आए, तो ए और बी का सम माने क्या? ए प्लस बी ही तो आएगा। ये भी समझा रहा हूँ कि कैसे आएगा। तो देखिए ए प्लस बी ये आ गया, सम ऑफ ए और बी। इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ए प्लस बी को माइनस करना है। इसके आगे माइनस लग जाएगा। एक मिनट, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं। ए प्लस बी जो है इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो लीजिए इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? दियर प्रोडक्ट, इन्हीं के प्रोडक्ट में से। इन्हीं माने क्या? ए और बी। ए और बी का प्रोडक्ट माने ए और बी का मल्टीप्लाई। तो ए और बी के प्रोडक्ट माने ए इंटू बी में से माइनस माने सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ ए बी, ए और बी का सम। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे इसको। ठीक है, तो यही आएगा आपका इस एक्सप्रेशन में जो कि वर्ड्स में लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म एंड दियर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वही जो टेबल बना करके दिखाया था ना अभी ऊपर बुक में था, वही वाला यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना x और -3, तो इसको ऐसे टेबल बना लीजिएगा और यहाँ पे दोनों टर्म पहले अलग कर लीजिए। ये x एक टर्म हो गया और -3 एक टर्म हो गया। अब इसके क्या क्या लिखने हैं? फैक्टर लिखने हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ ना ट्री डाइग्राम। ट्री डायग्राम से आपको एक्सप्रेस करना है इसको। ट्री डायग्राम यही वाला था जो अभी ऊपर बताया था, जैसे मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ, यही ट्री डायग्राम है। तो चलिए ये दो टर्म हो गए x और ये हो गया -3। तो अब इसके फैक्टर क्या? x के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? x का फैक्टर हो जाएगा आपका एक तो 1 और एक x खुद, और -3 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? -3 का हो जाएगा -1 और 3, या फिर 3 और -1 भी लिखोगे आप तब भी चलेगा। तो बस यही हो गया आपके ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई और बता दूं, जैसे सपोज दैट 5x स्क्वायर, नहीं 5xy स्क्वायर, सॉरी xy स्क्वायर और प्लस 7x स्क्वायर वाई है। तो चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक हो जाएगा 5xy स्क्वायर और ये हो जाएगा 7x स्क्वायर वाई। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके भाई 5 एक हो जाएगा, x दूसरा हो जाएगा और y ये 2y हो जाएंगे। तो हो जाएगा ना 5xy स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इसके कितने कितने फैक्टर हो जाएंगे? एक तो 7 हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, फिर एक x हो जाएगा और फिर एक y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था तो 2x हो गया। ठीक, बस ऐसे ही करना है आपको। चलिए तो इसको कर लीजिएगा। बी वाले पार्ट में क्या है? बी वाले पार्ट में इसमें आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन की वैल्यू। टर्म्स और फैक्टर, तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी करना है।
ठीक है। बस फ़र्क है कि यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि ट्री डायग्राम से करो, तो आप अलग से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ट्री डायग्राम। आपका मन है ट्री डायग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो ट्री डायग्राम से ही कर देना इसको भी, ठीक है। चलिए अगला हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसमें एक्सप्रेशंस हैं तो उसमें जाहिर सी बात है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होंगे। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं ले लूँ, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, जैसे थर्ड वाला ले लेता हूँ, थर्ड का थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है x प्लस 2xy और प्लस 3y। तो इसमें तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सब न्यूमेरिकल वेरिएबल के साथ है। तो चलो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ क्या x। देखो क्योंकि 3 टर्म है तो सबका अलग अलग बताना होगा ना, तो ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे हम, ठीक। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ इसमें क्या कौन कौन सा है, यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, और ऐसे वाई का कोफिशिएंट जो है वो कितना हो जाएगा 3। तो यही हो गया आपका आंसर, जिसमें आपका वाई का कोफिशिएंट आपने 3 लिखा है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और थर्ड वाला हो गया ना, आई थिंक कर लीजिएगा इसको, आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फोर्थ वाले में आइडेंटिफाइड टर्म, अच्छा हाँ, थर्ड वाले में देखिएगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उनका है आपको वो नहीं बताना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए 5 माइनस 3t स्क्वायर है ना, तो इसमें 5 का कोफिशिएंट आपको नहीं बताना है, किसी में बताना है जो वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या है टी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 लिखेंगे ऐसे, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, ठीक है ना, याद रखिएगा 5 का कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसमें से सबसे पहले आपको x ढूंढना है कि x कहाँ पर है, और जब x मिल जाए तो उसका कोफिशिएंट बताना है। चलिए जैसे पहले फोर्थ का पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है वाई स्क्वायर एक्स और प्लस वाई लिखा है ना, तो इसमें x ढूंढना है हमें, तो हाँ x मिल गया हमको, और इसका कोफिशिएंट तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ किसका x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, क्योंकि x के साथ वाई स्क्वायर ही तो कोफिशिएंट के रूप में है, बस हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई और क्वेश्चन करना हो, जैसे कौन सा बता दूँ, फोर्थ वाला ही देख लीजिए, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स लिखा है ना, इसमें पूछ रहा है x का कोफिशिएंट ही पूछना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो ऐसे लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या z, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे z ही तो है। चलिए ऐसे क्वेश्चन वाला पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स वाई स्क्वायर एंड गिव दियर कोफिशिएंट। वही वाला काम करना है लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर ढूंढना है। जैसे 8 माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये लिखा है ना, तो इसमें वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -x, यही कोफिशिएंट हो जाएगा वाई स्क्वायर का। तो लिख दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x, यही हो गया आंसर आपका, ठीक। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मोनोमियल बायनोमियल और ट्राइनोमियल में डिवाइड करना है। तो सीधी सी बात, जिसमें एक टर्म है मोनोमियल, जैसे कहाँ मोनोमियल है, ये सेकंड वाला मोनोमियल हो गया आपका, फोर्थ वाला भी मोनोमियल हो गया क्योंकि इसमें भी एक ही टर्म है, सेवन्थ वाला भी नहीं, एट्थ वाला भी मोनोमियल हो गया ये वाला। बायनोमियल कहाँ, जहाँ 2 टर्म है, जैसे पहला वाला बायनोमियल है और 6 वाला बायनोमियल है। ट्राइनोमियल जहाँ 3 टर्म हो, जैसे x + 5 - x, ये तीसरा ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, 9th वाला, 12th वाला भी ट्राइनोमियल है। बस तो ऐसे बायनोमियल ट्राइनोमियल आप मोनोमियल और छाट लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अच्छा, हमसे कुछ टर्म दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें बताना कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक। तो देखिए 1 और 0 लाइक है या अनलाइक है, बताइए। ये लाइक टर्म हो जाएंगे। क्यों लाइक टर्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है और ये 100 भी कांस्टेंट है, 0 नहीं है वो, मैं मिस्टेक निकल गया मुझसे, 1 और 100 है, ये 1 और कॉमा 100, ये लाइक टर्म। क्यों, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, किसी भी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए x⁻0 इसकी वैल्यू 1 होती है ना, आप पढ़ेंगे पिछले क्लास में, नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 में x⁻0 लिख सकते हैं ना, और प्लस नहीं मतलब, और कॉमा, ऐसे ही 100 में भी तो हम इंटू x⁻0 कर सकते हैं।
किसी भी नंबर में एक्स पावर 0 कर सकते हैं हम, क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपनी आप। तो यहाँ पे एक्स पावर 0 देखो, अगर वेरिएबल की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों पे सेम है ना, वेरिएबल और उसका पावर। तो अगर वेरिएबल और उसका पावर है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आपका लाइक हो गया। दूसरा भी लाइक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो ये भी लाइक हो गया आपका। ठीक है ना। तो अनलाइक कहाँ है, अनलाइक आपका थर्ड, हाँ थर्ड वाला ही अनलाइक है। देखिए -29x और कॉमा -29y है। ठीक है, तो अलग अलग हो गए ना फिर, तो ये आपका अनलाइक हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। सी वही काम करना, लाइक टर्म ढूंढना है, तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक ऑलरेडी 6 में बता दिया, तो 7th भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो भी मुझसे पूछिएगा। मैं आपको अगले चैप्टर में एक्सरसाइज अगला जो कि 12.2 है वो बताऊँगा, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है जैविक एक्सप्रेशन का। ठीक, चलिए।